Assalamualaikum students. As you know, I am your teacher Dania Mahmood of grade 8 from the Muslim Scholar School System. You all know that we have started the chapter number 5, and so today our topic is unit number 5, paragraph number 3, 4, reading plus translation plus question number 1 plus 3 plus 5 plus letter to your friend. Now move to our today's diaries. Open page number 49. Chapter number 5, page number 49, paragraph number 3. Listen to me carefully. Hazrat Umar anha gave the great importance to justice. Hazrat Umar anhu gave, उन्होंने दी great importance, बहुत ज़्यादा अहमियत to justice, इंसाफ को and well being of people, और लोगों की फलाह बहूद को. हजरत उमर anhu ने लोगों की फलाह बहूद को और इंसाफ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी. ही रज़ी ताला अन्हो वुड नॉट स्पेयर, वो किसी को नहीं छोड़ते थे, एनीवन, किसी एक को भी नहीं छोड़ते थे, इन द केस ऑफ जजमेंट, इंसाफ के मामले में. फॉर हिम, उनके लिए, हाई एंड लो, आला और अदना, रिच एंड पुअर, गरीब और अमीर, वर ऑल इक्वल बिफोर लॉ, उनके कानून के सामने बराबर थे. ही फॉलोड, उन्होंने पैरवी की, द सेइंग ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की. अब वो फरमान के बारे में बता रहे हैं, आपके इन्वर्टेड कोमास में ब्रैकेट है, ये उसके बारे में बता रहे हैं जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान दिया था, ये फरमाया था, हजरत उमर ताला ने उसकी पैरवी की. अब वो फरमान क्या था? ट्रीट योर सर्वेंट, अपने नौकरों को उसी तरह से पेश, अपने नौकरों के साथ उसी तरह से पेश आओ या उनको उसी तरह से ट्रीट करो, एज यू वुड ट्रीट योर सेल्फ, जैसे कि आप खुद को ट्रीट करते हो या खुद के साथ पेश आते हो. द मास्टर एंड द सर्वेंट, गुलाम और उसका जो मास्टर है, आर बोथ इक्वल्स, दोनों बराबर हैं, बिफोर अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला के सामने. हजरत अब हम पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं. होप सो आपको पैराग्राफ नंबर 3 की समझ आ गई होगी. अगर आपको समझ नहीं आई तो आप वीडियो को रिवर्स करके पैराग्राफ नंबर दोबारा से पैराग्राफ नंबर 3 सुन लीजिएगा. नाउ मूव टूवर्ड्स पैराग्राफ नंबर 4. हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वाज काइंड, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ज्यादा मेहरबान थे, एंड सिंपैथेटिक, और बहुत ज्यादा हमदर्द थे, टू द पुअर, गरीबों के साथ. ही रज़ियल्लाहु अन्हु स्पेंड, उन्होंने गुजारे, मैनी स्लीपलेस नाइट्स, बहुत सी रातें नींद के बगैर, इन ड्रीस, बेस बदल कर, रूमिंग इन द स्ट्रीट, और गलियों में वो घूमे, टू सी द कंडीशन ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों की हालत देखने के लिए. दोबारा से लाइन सुन ले. ही स्पेंड मैनी स्लीपलेस नाइट, उन्होंने बहुत सी रातें बगैर सोए गुजारी, इन डिस्क्रीज, और बेस बदल कर, रूमिंग, वो घूमे, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, टू सी द कंडीशन ऑफ द पीपल, अपने लोगों की हालत देखने के लिए. वन नाइट, एक रात, द हजरत ही रज़ियल्लाहु अन्हु पास्ट, वो गुजरे, बाय द हाउस, एक घर के पास से, एंड हर्ड, और उन्होंने सुनी, चिल्ड्रन क्राइंग, बच्चों के रोने की आवाज. देयर वाज अ पॉट, वहां पर एक पानी का बर्तन था, ऑन द फायर, आग के ऊपर. द मदर वाज टेलिंग, माँ उनको बता रही थी, द चिल्ड्रन, बच्चों को, टू गो टू स्लीप, के वो सो जाए, एंड व्हेन द फूड, और जब खाना तैयार होगा, वाज रेडी, जब खाना तैयार होगा, शी वुड वेक देम अप, वो उन्हें जगा देगी. अब ये वो बता रहे हैं, ये वाकया बता रहे हैं कि जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा जब बेस बदल के गलियों में अपने लोगों की हालत देखने के घुमा करते थे, तो वहां पर वो एक घर के पास से गुजरे, जहां पर उन्होंने देखा कि घर में बच्चे रो रहे थे, और उस घर में आग के ऊपर एक पानी का बर्तन था, और वो बच्चे जो थे वो खाने के लिए रो रहे थे, और उनकी माँ उन्हें कह रही थी कि अभी आप सो जाएं, जब खाना तैयार होगा मैं आप लोगों को जगा दूंगी. बट लेकिन द चिल्ड्रन, जो बच्चे थे, वुड नॉट लिसन, वो नहीं सुन रहे थे. हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आस्क्ड द वुमन, उन्होंने औरत से पूछा, व्हाट इज द मैटर, क्या माजरा है. शी टोल्ड हिम, उसने बताया, डैड, यहाँ पे शी की बात हो रही है, मतलब उस औरत ने बताया डैड के, देयर वाज नथिंग टू ईट, यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है. देयर वाज नो मनी, ना पैसा है, एंड ग्रेन, और ना ही अनाज है, मतलब ना ही उनके घर कोई खाना है, ना ही पैसे हैं. इन द हाउस, उनके घर में. हर हस्बैंड, और उनका शोहर, जो उनके जो शोहर है, हैड डाइड, वो मर गया है या उसकी वफात हो गई है. द चिल्ड्रन वर क्राइंग, और जो बच्चे हैं वो रो रहे थे, फॉर फूड, खाने के लिए. ही रज़ियल्लाहु अन्हु, यहाँ पे हजरत उमर रज़ियल्लाहु को एड्रेस किया गया, उनका बताया गया कि ही रज़ियल्लाहु अन्हु हेल्प द विडो, उन्होंने हेल्प की, मदद की, द विडो, बेवा की. यहाँ पे आपने गौर करना है, ये विंडो नहीं है, ये विडो है. विंडो का मतलब होता है लकड़ी, ये विडो है, विंडो का मतलब होता है खिड़की, ये विडो है बेवा.
ही हैव द विडो विद फूड, उन्होंने उस बेवा की मदद की खाने के साथ, मनी और उन्हें पैसे दिए, एंड क्लॉथिंग और उन्हें कुछ कपड़े दिए। यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 4 कंप्लीट हो रहा है। होप सो आपको समझ आई होगी। नाउ मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डायरी। आवर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, कंप्रीहेंशन हमारे क्वेश्चन है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। पेज नंबर 51 पे आइएगा। रीडिंग स्किल का क्वेश्चन नंबर बी है कंप्रीहेंशन क्वेश्चन। कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आपके 1 है, 3 है और 5 है। अब मैं क्वेश्चन यहां से रीड करूंगी, आंसर इसके बोर्ड पे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का टाइटल क्या था, उनका खिताब क्या था या उन्हें क्या कहा जाता था। द टाइटल ऑफ हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इज फारूक। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का टाइटल था फारूक, उन्हें फारूक का लकब दिया गया या उन्हें फारूक भी कहा जाता था। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 जा रहा है, सेकंड नहीं जा रहा, 1 के साथ क्वेश्चन नंबर 3 जा रहा है। हाउ लॉन्ग डिड कैलिफ हजरत उमर सल्लल्लाहु अलैहि रूल। हजरत उमर सल्लल्लाहु अलैहि ने कितना अरसा खिलाफत की। अब इसका आंसर बोर्ड पे है। कैलिफ हजरत उमर सल्लल्लाहु रूल, हजरत उमर सल्लल्लाहु ने खिलाफत की फॉर 10 and half ईयर, 10 साल और हाफ ईयर, 10 and half ईयर। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 के साथ क्वेश्चन नंबर 5 जा रहा है। व्हाट डिड द कैलिफ हियर, कि जो खलीफा थे उन्होंने क्या सुना था व्हाइल पासिंग बाय द पुअर विडोज हाउस, जब वो बेवा औरत के घर से गुजर रहे थे। द आंसर नंबर 5 है व्हाइल पासिंग बाय द पुअर विडोज हाउस, जब वो पुअर जो गरीब बेवा थी उसके घर से गुजर रहे थे। द कैलिफ हर्ड, खलीफा ने सुना चिल्ड्रन क्राइंग फॉर फूड, जो बच्चे हैं वो खाने के लिए रो रहे हैं। होप सो आपको इन क्वेश्चंस की भी समझ आएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल 1 लाइन के हैं, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नाउ मूव टुवर्ड आवर टुडेज डायरी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेटर। नोट्स से आपके पास, नोट्स में आपको लेटर गिवन है। लेटर आपका है टू योर फ्रेंड फॉर आस्किंग हिम, कि आपने उससे पूछना है टू स्पेंड द हॉलीडेज विद यू, कि वो आपके साथ छुट्टियां गुजारे। अब आपको पैटर्न का भी पता है, एग्जामिनेशन हॉल के आगे कोमा आता है, सिटी के बाद ब्रैकेट आती है A.B.C, फिर अप्रैल 7 कोमा, फिर 2026। डियर फ्रेंड, डियर का भी डी बढ़ाएगा और फ्रेंड का भी एफ बढ़ाएगा। मैं आपको बार बार चीजें बताती हूँ, या आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है इसका पैटर्न। तो लेटर पे आ जाए, यू नो दैट, आप जानते होंगे, आवर स्प्रिंग हॉलीडेज, के हमारी जो स्प्रिंग की छुट्टियां हैं आर अप्रोचिंग, वो करीब ही हैं या वो होने ही वाली हैं। आई वुड लाइक यू, मैं आपको इनवाइट करता हूँ या आपको कहता हूँ टू स्पेंड दीज हॉलीडेज, के ये छुट्टियां मेरे साथ गुजार विद मी, टू स्पेंड दीज हॉलीडेज विद मी, के छुट्टियां मेरे साथ गुजारें। इन योर लास्ट लेटर, आपके आखिरी खत में, यू प्रोमिस्ड, आपने वादा किया था, प्रोमिस मी, मेरे से वादा किया था, टू कम ड्यूरिंग दीज हॉलीडेज, कि आप इन छुट्टियों में मेरे पास आएंगे या मेरे साथ गुजारेंगे। नाउ अब इट इज टाइम, ये एक वक्त है, टू फुलफिल योर प्रोमिस, कि आप अपना वादा जो है फुलफिल करें, पूरा करें। वी शैल विजिट आवर कॉमन फ्रेंड्स, तो जब आप आएंगे तो हम अपने कॉमन फ्रेंड्स के साथ घूमने जाएंगे। मतलब जो कॉमन फ्रेंड्स का मतलब होता है जो आप हम दोनों के जो दोस्त होंगे, सेम दोस्त होंगे, उनसे मिलने जाएंगे। डू सम शॉपिंग, और कुछ शॉपिंग करेंगे। इन्फॉर्म मी, मुझे बताइएगा, एज अर्ली एज पॉसिबल, जल्द ही, अबाउट द एग्जैक्ट डेट ऑफ योर अराइवल, अपने अराइवल की, अपने आने की एग्जैक्ट डेट मुझे जल्द ही बताइएगा। सो दैट, ताकि आई मे मेक फर्दर अरेंजमेंट्स, ताकि मैं आगे भी अरेंजमेंट्स कर सकूं अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, योर सिंसियरली XYZ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप सो you understand very well. Thank you. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. I am from the Muslim Scholars Course System, Rahimya Khan. Myself Amra Rasool. I am your grade 8 Islamia teacher. Dear student, आज की हमारी डायरी है बाब शशम, सबक नंबर 1, उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा, तफसीली सवाल नंबर 1 निस्फ, उसमें है जी फ़ज़ाइल, और साथ में नाजरा की डायरी है दुआ क़ुनूत हिफ्ज़ मा तर्जुमा मुकम्मल। आज सवाल है जी हमारा, उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़ज़ाइल और इल्मी खिदमात तहरीर करें। इस सवाल में 2 चीज़ें पूछी गई हैं, फ़ज़ाइल भी और इल्मी खिदमात भी, लेकिन आज की डायरी में हम सिर्फ फ़ज़ाइल को डिस्कस करेंगे। आज की डायरी में आपने सिर्फ जो लर्न करना है वो उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़ज़ाइल तहरीर करें, जो कि इसका आंसर है बुक पेज नंबर 66 पर। आप अपनी किताब का पेज नंबर 66 देखेंगे, रीडिंग स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट पैराग्राफ है आपका, वो खुशनसीब खवातीन जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत का शर्फ हासिल हुआ।
मीन्स कि जिनके साथ आप रज़ी अल्लाह अन्हा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ, बेमिसाल पाकीज़गी की वजह से इन्हें अज़वाज मुतहहरात कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़ौजा जिनसे आपका निकाह हुआ, उनको उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना कहा जाता है। कुरान मजीद ने उन्हें मोमिनों की माई करार दिया है। इरशाद बारी ताला है, सूरत अल-अहज़ाब की आयत नंबर 6 है, उसका तर्जुमा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान की जानों पर खुद इनसे ज़्यादा हक रखते हैं और आपकी अज़वाज मुतहहरात उनकी माएँ हैं। इस आयत के पहले हिस्से में आप देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान को में से किसी को भी किसी काम का हुक्म दिया तो उन्होंने उसको काम करने से इनकार नहीं कर सकते थे, उस काम को ना करने से इनकार नहीं कर सकते थे। जबकि आयत के दूसरे हिस्से में है कि और आपकी अज़वाज मुतहहरात उनकी माएँ हैं। मीन्स कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपकी जो भी अज़वाज मुतहहरात है उनसे कोई भी मोमिन निकाह नहीं कर सकता। इसके बाद इसी पेज के ऊपर लास्ट पैराग्राफ आ जाएगा, इसकी फ़ज़ाइल में हम बयान करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका ताल्लुक़, अहकाम शरा की पासदारी कि जो भी हुक्म दिया उसको बहुत अच्छे अंदाज से सर अंजाम दिया, तकवा परहेज़गारी, अल्लाह ताला से डर और हर काम अच्छे तरीके से सर अंजाम देना, ज़ुहद और इबादत यानी कि इबादत में मशगूल रहती थी, मोहब्बत रसूल, अल्लाह के नबी से मोहब्बत, खौफ खुदा, अल्लाह ताला का डर और इसारो खिलास यानी कि कोई भी काम दिया जाता है उसकी कुर्बानी किसी भी काम किस्म की कुर्बानी देने से दरेक नहीं करती थी। जैसे बेशुमार और साफ और खसाइस हैं, यानी कि ऐसी बहुत सारी खूबियाँ हैं जो मखसूस है इनके लिए, किनके लिए, अज़वाज मुतहहरात के लिए मखसूस है, जो इन मुतहहरात को अज़वाज मुतहहरात को सब औरतों से नुमाया और ऊंचे दर्जे पर फाइज कर देते हैं। मीन्स के ऐसी तमाम खूबियाँ किसी और मोमिन औरत में नहीं पाई जाती हैं जो इन अज़वाज मुतहहरात में पाई जाती हैं। ये दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत और तरबियत का ही असर था कि उन्हें इस कदर बुलंद मुकाम मर्तबा हासिल हुआ और उनकी पाकीज़ा शब रोज़ क़यामत तक लोगों के लिए बेहतरीन नमूना करार पाए। यही वजह है कि वो इनको दूसरी औरतों से अलग दर्जे पे फाइज करती हैं और इन्हें वो शान अता हुई कि क़यामत तक आने वाली ख़वातीन इनके गिरद पा को भी नहीं छू सकती। गिरद पा मीन्स की मट्टी को, इनके पाँव को भी नहीं छू सकती। आज के जो फ़ज़ाइल हैं उसका आंसर यहाँ तक होगा, पेज 66 का फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ। इसके बाद इसी सवाल में इल्मी खिदमात हैं, वो हमारी कल की डायरी है, हम उसको कल डिस्कस करेंगे। आज इसके साथ आप दुआए कुनूत हिफ्स माँ तर्जमा करेंगे। कल प्रीवियस में हमने सिर्फ दुआ कुनूत हिफ्स की थी, आज तर्जमे के साथ इसको लर्न करेंगे, जो कि आपके नोट्स पेज नंबर 6 के ऊपर इसका तर्जमा है। आप अच्छे से इसको लर्न करके आएंगे। थैंक यू सो मच। Assalamualaikum. I am your math teacher of grade 8 from the Muslim Scholar School System, India Khan. Today our topic is exercise number 3.6, question number 2 full, plus exercise number 4.1, question number 1 plus 2. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फोन। हमें क्या फाइंड करना है? फोन का वॉल्यूम फाइंड करना है, जिसमें हमारे पास गिवन क्या है, r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड l इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फोन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे देखिए हमारे पास पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है जो कि हमें पता होती है 22/7 एंड r हमारे पास गिवन है, h हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसको सबसे पहले हम h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ फोन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एज वी नो दैट हमने पहले भी फॉर्मूला, कल भी हमने क्वेश्चंस किए थे, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, यही वाला फॉर्मूला यूज किया था, h² इज इक्वल टू h² प्लस r²। l की वैल्यू क्या है? 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे l की जगह 7 सेंटीमीटर पुट कर दिया, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू h² प्लस r की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर ले लिया, 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू h² प्लस 5 का स्क्वायर क्या लेंगे? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये वैल्यू प्लस हो रही है, इक्वल टू साइड में जाके क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, क्योंकि हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर में से हम 25 में माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू h²। अब हमने क्या करना है? हमारे पास यहाँ पे h² है, हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे? दोनों साइड में हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास h आ
दिया। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट होल पे है, हम पहले क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। 25 4 पे अलग से स्क्वायर रूट आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पे सेपरेट कर लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको कैंसिल आउट नहीं करना, अगर आप इसको ऐसे कैंसिल आउट करेंगे इसका मतलब होगा कि स्क्वायर रूट जो है हमारे पास इसके ऊपर से भी 24 के ऊपर से बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है। अब हमने 24 का बाय कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट लेके आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू h आ गया। नाउ दैट हमें पता है हमें फाइंड क्या करना था, असल में हमें फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना था। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। वैल्यूज पुट कराएं, 1/3 पाई की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है, वो क्या होती है 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, प्लस मल्टीप्लाई h की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, वो क्या हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर। 4.8 सेंटीमीटर, अब 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 फैक्टर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो हमारे पास न्यूमरेटर है इन तीनों को मल्टीप्लाई कराना है, मेरे बाय कैलकुलेटर करा रहे बाय हैंड करा रहे आपकी मर्जी है। डिवाइडेड बाय 21, अब इसको मल्टीप्लाई करा के डिवाइड करें 21 से हमारे पास क्या आ जाएगा 125.7 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यूब क्या आएगा, अगर हमारे पास एरिया में फाइंड आउट करना होगा तो हमारे पास जो यूनिट होता है उसका स्क्वायर आता है, अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना हो तो हमारे पास यूनिट क्या आता है क्यूब में आता है, जो भी हो। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, यूनिट को क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ओके। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट जो थर्ड पार्ट मैंने आपको करवाया है, अब मैं आपको फोर्थ पार्ट करा रही हूँ। जो इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल सिंपल है, उसमें आपके पास जो रिक्वायर्ड चीजें हैं r एंड h वो दोनों ही गिवन है, उसमें ये वाला काम करने की आपको जरूरत ही नहीं है, इसमें जिसमें जरूरत थी वो मैंने आपको करवा दी है। अब इसका फोर वाला पार्ट है h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड l इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। h हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर एंड l हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर। एज वी नो दैट इसमें भी हमारे पास वो वाली चीज गिवन नहीं है, क्या गिवन नहीं है, तो हमारे पास r गिवन नहीं है, पहले h गिवन नहीं था, तो वही फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास क्या है कोण के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, l गिवन है, l हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर लेंगे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू h स्क्वायर, हमारे पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर लेंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर प्लस हो रहा है, यहाँ पे इक्वल टू साइड पे क्या हो जाएगा माइनस, इनको माइनस के हमारे पास क्या आ गया 39 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ओके। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अब हम क्या करेंगे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या करेंगे हमारे पास सेम वैसे ही हमने पहले होल पे स्क्वायर रूट लेना है, उसके बाद उसको सेपरेट कर लेना है, सेपरेट करेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर से r का भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बाकी 39 का स्क्वायर रूट बाय कैलकुलेटर क्या आ जाएगा 6.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू r। पॉइंट बाद आप एक दो डिजिट्स ले सकते हैं। अब उसके बाद सेम जो हमारा असल प्रोसेस था वो क्या था वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना था। नाउ एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर, ऐसे फार्मूला अप्लाई किया, इसके अंदर पुटिंग कर दी है। पाई की वैल्यू क्या है 22/7 जो कि कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई r की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसको हम इसकी जगह पुट करेंगे स्क्वायर मल्टीप्लाई h की वैल्यू पुट करेंगे 5 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले क्या आ जाएगा हमारे पास 38.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बाय कैलकुलेटर ले लीजिएगा मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है सारे न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा देना है, मल्टीप्लाई करा दिया। अब नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर क्या बचता है 21, हमने इसको क्या करना है डिवाइड कर देना है। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया है, तो इनको डिवाइड कराएंगे क्या आ जाएगा 201.35 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट है, जिसमें से 2 पार्ट मैंने करवा दिए हैं, बाकी 2 पार्ट इजी वाले हैं ना, इसमें सिर्फ ये पोर्शन करने वाला है वो आपके एचओ में और लाजमी कर लेंगे। अब आगे हमारे पास चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है, उसमें हमारे पास जो फर्स्ट वाला चैप्टर है उसमें सिमिलर फिगर एंड कॉम्पोनेंट फिगर्स हैं। पहले ये दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम बाकी कॉस्टुलेट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है कॉम्पोनेंट फिगर्स। व्हाट आर द कॉम्पोनेंट फिगर्स? टू फिगर्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर कॉम्पोनेंट इफ दीस ऑब्जेक्ट एंड फिगर्स हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज। हमारे पास दो फिगर्स या दो ऑब्जेक्ट कब हमारे पास कॉम्पोनेंट होंगे? जब उनकी शेप भी सेम हो जाए और जब उनका हमारे पास क्या सेम हो जाए, उनकी फिगर शेप भी सेम हो जाए, उनका साइज भी सेम हो जाए, मतलब उनकी मेजरमेंट सारी सेम हो। जैसे ये दो फिगर्स हैं, ये क्वेश्चन में मैंने दिया हुआ था, इसको एज एग्जांपल अगर लें तो हमारे पास जैसे ये दो फिगर्स हैं कॉम्पोनेंट फिगर्स हैं, इनकी शेप देखिए दोनों की सेम है और इनका साइज भी अगर देखने में देखें हम मेजरमेंट्स तो नहीं करने लगे, अगर साइज भी देखें तो नजर आ रहा है हमारे पास इसका साइज भी क्या है बिल्कुल सेम है। अब हम आगे हमारे पास आ जाते हैं, अगर आपने इसकी एग्जांपल देनी हो तो मुझे यही वाली दे दें, आपकी मर्जी है, बस उसमें साइज और शेप दोनों का ध्यान रखना है। आगे सिमिलर फिगर्स हैं, सिमिलर फिगर्स में हमारे पास क्या है टू शेप्स आर सेड टू बी मैथमेटिकली सिमिलर इफ ऑल ऑफ द एंगल्स इन द शेप्स आर इक्वल। अगर हमारे पास उस शेप के अंदर सारे के सारे एंगल इक्वल होंगे बट द शेप्स आर नॉट नेसेसरली ऑफ द सेम साइज, उसके अंदर जो एंगल्स बने होंगे वो तो सारे इक्वल होंगे लेकिन जरूरी नहीं है उनकी शेप जो उनका साइज है वो भी सेम हो। अब देखिए जैसे कि ये हमारे पास है, उनकी शेप तो सेम नजर आ रही है, इधर जो एंगल्स बन रहे हैं सारे के सारे वो भी सेम होंगे बिल्कुल, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास शेप सॉरी साइज है वो हमारे पास उनसे क्या हो गया डिफरेंट हो गया, इसका छोटा है इसका बड़ा है, सेम टू सेम
यहाँ पे भी, इसका छोटा इसका बड़ा है। ओके, अब आपको सिमिलर फिगर्स एंड कॉमन फिगर की समझ आ गई। कॉमन फिगर्स में क्या करना है आपने, शेप और साइज दोनों सेम होने चाहिए, और सिमिलर फिगर्स है उसमें हमारे पास शेप का सेम होना जरूरी है, इक्वल होने चाहिए, बट द साइज आर नॉट, शेप्स आर नॉट नेसेसरी ऑफ द सेम साइज। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेम टू से हम शेप सेम होने चाहिए, बट द शेप्स आर नॉट नेसेसरी ऑफ द सेम साइज, और लेकिन साइज का मतलब कि जो सेम होना जरूरी है। एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच शेप्स आर कॉमन विच आर सिमिलर। इसमें बहुत सारे शेप आपकी बुक में दी हुई है, मैंने सिर्फ 3 दी है, सिर्फ ये समझाने के लिए कि सिमिलर फिगर्स कौन सी हैं और कॉमन फिगर्स कौन सी हैं। देखिए सिमिलर फिगर और कॉमन फिगर्स की अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है, तो यहाँ पे देखें इन दोनों की शेप सेम है लेकिन साइज सेम है, इसीलिए क्या होंगे सिमिलर फिगर्स। इन दोनों की शेप भी सेम है और साइज भी बिल्कुल देखने में नजर आ रहा है कि दोनों सेम है, इसलिए क्या होंगे कॉमन फिगर्स। एंड यहाँ पे देखें, यहाँ पे साइज सेम नहीं है लेकिन फिगर सेम है, तो इसलिए ये भी क्या होंगी सिमिलर फिगर्स। और बाकी जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने खुद कर लेने हैं, रजिस्टर पे एज वर्क लाजमी करने हैं, दोबारा से काम आपको नहीं करवाया जाएगा। अच्छा नेक्स्ट आगे आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 के लिए हमें सबसे पहले पास्टुलेट को स्टडी करना है, इसको अच्छे से समझना है। ये समझ आ जाएगा तो ये काम समझ आएगा, अदरवाइज ये आपको नहीं समझ आएगा। तो फर्स्ट वन पास्टुलेट हमारे पास क्या है, किसी भी ट्राइंगल में हमारे पास 6 थिंग्स होती हैं, 3 एंगल्स और 3 जो हमारे पास साइड्स होती हैं। इसमें से अगर 3 गिवन हो तो हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और अगर 3 हम इनकी थिंग्स को प्रूव कर देंगे, 3 थिंग्स जो इसकी जो सी कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे पास पूरी ट्राइंगल क्या हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। इसका फर्स्ट वन पास्टुलेट क्या है, SSS कॉन्ग्रुएंट टू SSS, मतलब इसकी दोनों ट्राइंगल्स की अगर तीनों साइड्स इक्वल हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि हम कौन सा पास्टुलेट यूज करते हुए कहते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला कि SSS कॉन्ग्रुएंट टू SSS, इसीलिए इस रीजन की वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, और नेक्स्ट वाला जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, SAS है। अगर हमारे पास किसी दो ट्राइंगल्स के 2 एंगल्स और उनका दो साइड्स एंड इनका इंक्लूडिंग एंगल, ये दोनों 3 चीजें इक्वल हो जाए तो देन हम क्या करेंगे जी, बिल्कुल ये भी हमारे पास ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, बिकॉज ऑफ SAS कॉन्ग्रुएंट टू SS, क्योंकि इसमें 2 साइड्स और 1 एंगल क्या है, वो हमारे पास जो से इक्वल है। थर्ड वन क्या है, तीसरा पोस्टुलेट क्या है, इसमें अगर 2 एंगल्स और इनकी इंक्लूडिंग साइड, ये दोनों 3 चीजें इक्वल हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि जी बिल्कुल ये भी दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज ऑफ ऐसे पोस्टुलेट, मतलब इसमें 2 एंगल्स और 1 साइड क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। अब लास्ट वन है RHS वाला, इसमें हमारे पास क्या होगा, अगर इसमें दोनों एंगल्स क्या हो, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के हो और इनका सामने ऑपोजिट साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और इसकी एक साइड इक्वल हो, ये 3 चीजें इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं जी बिल्कुल हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज ऑफ RHS कॉन्ग्रुएंट टू RHS, मतलब इसका राइट एंगल, इसका हाइपोटेन्यूज, इसकी एक साइड, ये 3 चीजें इक्वल हो जाएंगी तो हमारे पास ये पोस्टुलेट जो है ना फिर हो जाएगा। ओके, अब आगे आते हैं, कम टू क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर हमें ये वाली चीजें अच्छी तरीके से समझ आ गई है तो हमें ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे इफ कह रहा है ट्राइंगल ADC, मतलब ADC कॉन्ग्रुएंट टू ABC, वो कहता है अगर ये वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो, अगर कॉन्ग्रुएंट हो देन हमने क्या करना है, राइट द नेम ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, हमने कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के नेम बताने हैं, पेयर्स के नेम बताने हैं, एंड कॉन्ग्रुएंट साइड एंड राइट एंड आल्सो राइट केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, और केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बतानी है कि केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है ना कि हमारे पास इसमें कौन सा केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी यूज हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये चीज हमें गिवन है कि हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो सिंस गिवन के लिए यूज कर सकते हैं, आप गिवन भी लिख सकते हैं, सिंस भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ राइट करने लगे हैं। देखिए यहाँ पे 2 लाइंस लगेंगे, इसका मतलब ये साइड इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इक्वल है, मतलब मेजर AB इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू मेजर AD, ये देखिए ठीक है। सेकंड वाला भी मेजर BC कॉन्ग्रुएंट टू मेजर DC, ये देखिए। थर्ड वन क्या है, मेजर AC, ये क्या है हमारे पास आ रही है, ये भी साइड है लेकिन ये कौन सी साइड है, ये हमारे पास कॉमन साइड है लेकिन है कॉन्ग्रुएंट ही, तो ये हमारे पास तीसरी चीज आ गई। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हमारे पास कौन से हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स अगर हमारे पास ये वाले हैं, ये देखिए जो एंगल को हमने कंसीडर करना है उस एंगल को हमें दोनों अल्फाबेट, दोनों तीनों जो भी अल्फाबेट हमने यहाँ पर राइट करना है उसको दरमियान में रखना है। जैसे ट्राइंगल मेजर एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ADC, मेजर एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ADC, इसका मतलब क्या होगा, इसमें एंगल B और D कॉन्ग्रुएंट है। ओके, दूसरा क्या है हमारे पास, मेजर एंगल ACB एंड मेजर एंगल ACD, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये देखिए मेजर एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ACD, इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंट है, C वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है। थर्ड वन हमारे पास क्या आ जाता है, मेजर एंगल BAC एंड कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल DAC, ये हमारे पास आ गया मेजर एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल DAC। दो
अभी हमने कॉन्ग्रुएंट एंगल्स बता दिए, कॉन्ग्रुएंट साइड्स बता दी। अब हमें क्या बताना है, आल्सो राइट द केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, किस केस से हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं। ये देखिए इनकी दो साइड जो कि हमें फिग में देखने से नजर आ रही है, दो साइड और इनका इंक्लूडिंग एंगल ये वाला होगा, ये वाला पॉसिबिलिटी। ये देखिए दो एंगल्स अगर इनका इंक्लूडिंग एंगल क्या हो जाए, इक्वल आ जाए, तो हमारे पास हम क्या कहते हैं, ये दोनों हमारे पास ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हमारे पास क्या होगा, SAS कॉन्ग्रुएंट टू SAS। देखकर अल्लाह हाफिज़ सारे